हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। देखिए, जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कोई मामूली बात नहीं है। जॉब एक अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, एक अकाउंटेबिलिटी मांगता है। वहीं यूपीएससी आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, वो डेडिकेशन मांगती है, वो पैशन मांगती है। और ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ यूपीएससी को कभी क्रैक किया ही नहीं जा सकता। हर साल लगभग फाइनल लिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, 100 से भी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो लोग जॉब के साथ साथ एग्जाम को क्लियर करते हैं। मैं अभी आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा और अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे अगले 2 से 3 मिनट में। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि नौकरी में रहकर इस एग्जामिनेशन को देते हैं और नहीं क्रैक कर पाते हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिलती है, और मे भी शायद वो वक्त नहीं निकाल पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैंने आपके लिए ये टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है। लगभग 6+4 यानी कि अब 10 मंथ्स बचे हैं हमारे पास। जुलाई से लेकर अगले मई तक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स बचे हैं, और इस 10 महीने में हम कैसे इन 5 फेज को डिवाइड किया है और आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है। आई होप आपने इस वीडियो को इसीलिए क्लिक किया होगा कि नौकरी के साथ आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना है, और यही चीज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। मुझे पता है कि आप जहां पर काम कर रही हैं वो कहीं ज्यादा, आप उससे भी ज्यादा डिजर्व करती हैं, इसीलिए आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका स्किल सेट में भी और उससे ज्यादा है। आप पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज में अपना टाइम डेडिकेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें भी मांगता है इसके लिए। डेडिकेशन, पैशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और बात करेंगे हम लोग इसके लिए। तो ये जो जर्नी मैंने क्रिएट की है आपकी 5 फेज में, मैंने मंथ्स में टाइम टेबल को डिवाइड किया है। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे, फिर कितने दिन बचे हुए हैं आपके पास, कितने घंटे अगर आप डेली देंगी तो चल जाएगा, और टोटल स्टडी आवर्स कितने रहेंगे। देखिए, आपके पास इन टोटल अगर मैं इसको मिला दूं तो लगभग 1500 से भी ज्यादा घंटे हैं, 1500+ आवर्स हैं आपके पास, वर्किंग प्रोफेशनल के पास। एंड यस, इट इज डूएबल, आई एम टेलिंग यू। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ बहुत फायदे भी हैं। आपको टाइम मैनेज करना आता है, आपको डिसिप्लिन आता है, आपके पास एक डेडिकेटेड टाइम रहता है, और वैसे भी जब आप नौकरी कर रहे हैं तो देश दुनिया की जानकारी बेसिक ही आपको होगी। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मेडिकल फील्ड में हैं, जो कि ऑलरेडी कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। तो वो सब कुछ नॉलेज जो है वो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 5 फेज को हमने कैसे डिवाइड किया है। लगभग आपके पास अब फर्स्ट फेज में, यानी कि जुलाई से सितंबर वाले फेज में, यू ओनली हैव 75 डेज लेफ्ट, ओनली 75 डेज लेफ्ट। बट आपके लिए एक एक घंटा नहीं, हर 15 मिनट इंपॉर्टेंट है। एवरी 15 मिनट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स if you are thinking to prepare for UPSC CSE examination. Okay? अर्जुन की तरह आंख देखो, आंख देखोगे तो ये चीजें पूरी हो जाएंगी, यानी कि आपका निशाना एकदम सही होना चाहिए। आप जो देख रहे हो फोकस उस पर करिए, अपने आप आपका हाथ जो है वहां सेट हो जाएगा। तो पहले फोकस करिए वहां पे, ठीक है। तो आप मुझे सिर्फ 5 घंटे दीजिए डेली, ओनली 5 आवर्स डेली, 4 to 5 hours daily, and I will help you to clear this examination in this attempt. How? Let's talk about it. 375 घंटे आपको पहले 75 दिन में मिलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसी सब्जेक्ट से टूट के और सब्जेक्ट्स बनते हैं। पॉलिटी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका गवर्नेंस और आपका सोशल जस्टिस क्लियर होगा। पॉलिटी, देन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वी विल ट्राई टू फिनिश कवर इन नेक्स्ट 75 डेज। उसके बाद हमारा अक्टूबर से नवंबर में थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे और हिस्ट्री सेगमेंट उठाएंगे, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, एग्रीकल्चर, ये सेगमेंट हम लोग उठाएंगे। उसके बाद दिसंबर एंड जनवरी में हम बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं हम उनको उठाएंगे। देखिए, आप वर्किंग हैं इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहां पे नहीं लिखे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स मतलब कि जो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, ये स्लाइड देखिए, आपके लिए मैंने ये स्लाइड प्रिपेयर की है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स में आते हैं। हिस्ट्री, जियो वर्ल्ड, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। ये वो सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस दोनों में जिनका कॉमन है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि सिर्फ मेंस में आते हैं।
सिक्योरिटी, डिजास्टर, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, सिर्फ प्रीलिम्स में सीसैट। हमने क्या किया है, अगर आपके पास लिटरली टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप सिर्फ इन पे फोकस करेंगे, इन पे प्री और मेंस वाले जो सब्जेक्ट हैं इन पे फोकस करेंगे। लेकिन मेरी अगर आप बात माने तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पे और इस पे दोनों फोकस करते हैं टाइमली। इसीलिए मैंने आपके टाइम टेबल में अभी जैसे 1 2 3 4 5 6 इन सब्जेक्ट्स को मैंने नहीं किया है। मैंने आपके टाइम टेबल में ऑप्शनल और एथिक्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, प्री क्लियर हो जाएगा तो हम शायद ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइम रहेगा तो हम ये भी पढ़ लेंगे, टाइम नहीं रहेगा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको पढ़ने का। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रही हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन आप मान लीजिए लेट हो गया आपको, आपने अगस्त सितंबर से स्टार्ट किया, तो फिर आप इन पे फोकस करिए। लेकिन वीडियो अभी ओपन कर लिया है, मन बना लिया है, तो स्टार्ट करिए। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट, स्टार्ट नाउ। ओके, सो हम लोग फोकस करते हैं इस पे, इसीलिए मैंने ये जो सब्जेक्ट्स हमारा है इस पे मैंने कहीं पर भी मैंने नहीं लिखा है वो जो सब्जेक्ट्स के मैंने बात, डिजास्टर, फिर सिक्योरिटी, देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, कहीं नहीं लिखा। ठीक है, सो हमारे पास वक्त कम है ना, अब इसमें क्या करना है, हम लोग इन पे फोकस करेंगे, एथिक्स, एसे पे, ऑप्शनल पे। क्यों? क्योंकि एथिक्स और एसे ये बहुत स्कोरिंग, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ही क्रूशियल है, मेंस ओरिएंटेड एंड प्लस योर ऑप्शनल। ठीक है, तो हम लोग अपना थोड़ा सा बेस इसका क्लियर कर लेंगे, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लेंगे ताकि बाद में हमारा लोड ना हो। तो बाद के लोड को कम करने के लिए ये 3 सब्जेक्ट हम लोग उठा लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, ऑलराइट, अलॉन्ग विद जीएस सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो आप वर्किंग हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे एक जीएस सब्जेक्ट उठा लिए और सैटरडे संडे में हम अपने ऑप्शनल का पेपर 1 कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे चल सकता है। तो मंडे टू फ्राइडे आप बढ़िया से एक सब्जेक्ट पूरा आप कवर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि 2 सब्जेक्ट मुझे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि मंडे टू वेंसडे आप जीएस का कोई एक सब्जेक्ट यानी पॉलिटी पढ़ रहे हो, थर्सडे फ्राइडे आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, और वहीं पे सैटरडे संडे आप क्या कर रहे हो, आप ऑप्शनल का पेपर 1 पढ़ रहे हो, और सैटरडे संडे में ही आप लास्ट में पॉलिटी और इकोनॉमी को रिवाइज कर रहे हो और अपना टेस्ट भी दे रहे हो आप। ठीक है, ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, इसीलिए हमने यहां पे ये डिटेल में मेंशन किया हुआ है। नाउ ये चल गया हमारा, देन रियल प्रिपरेशन आपकी प्री ओरिएंटेड स्टार्ट होगी फ्रॉम फेब टू अप्रैल। फेब टू अप्रैल में क्या है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड चलेगा। आपको अब तक सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा इसमें, 89 डेज, ऑलमोस्ट 90 डेज आपको मिल रहे हैं अपने प्री ओरिएंटेड के लिए। ठीक, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए भी आपको टाइम। देखिए, प्री की प्रिपरेशन अगर आप अभी से करेंगे तो फिर बहुत लोड पड़ जाएगा मेंस में, और सोच के देखिए कि प्री क्लियर हो गया, मेंस में क्या करेंगे। तो ये मतलब ये दुर्भाग्य होता है बहुत बच्चों का कि मेंस हम तैयार ही नहीं, प्री क्लियर हो गया। मेरा एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो मत करिएगा ऐसा, पहले हम, और प्री का रास्ता मेंस से होकर गुजरता है। ये जो लगभग आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट हमारे 1000 घंटे जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये हम दे देंगे पूरा मेंस ओरिएंटेड। ऑलराइट, चलेगा, हम इसमें टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर हमारा लास्ट आता है मई का, जहां पर हम रिवीजन, नोट्स, पीडीएफ एंड ऑल ये सारी चीजें हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक, फिर प्री निकल जाएगा तो उसके बाद की स्ट्रेटेजी हम बताएंगे। ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए टाइम टेबल बना रखा है। ये टाइम टेबल हमारे लेक्चर्स का है, लेक्चर्स जो कि शुरू होंगे हमारे मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स पीवाईक्यू के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, पीवाईक्यू लगभग 11 साल का मेंस का पीवाईक्यू, और उससे हम लेक्चर और आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। नंबर 1, जैसे अभी 17 तारीख से हमारा लेक्चर शुरू है, 17 जुलाई, 17 से लेकर और कुल मिला के 18 दिसंबर तक हम लोग आपको मेंस रेडी करा देंगे। मैं ही कराऊंगा, ये सब कुछ मैं ही लूंगा। ओके, देयर आर फ्यू सेक्शंस जहां पे दूसरे फैकल्टीज आएंगे, वो ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम मैं ही रहूंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, सो लेक्चर 1 17 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 2 22 तारीख को, यानी कि मोस्टली जो आपके लेक्चर्स हैं वो ट्यूसडे थर्सडे रहेंगे। पूरा जितना भी ट्यूसडे थर्सडे आने वाला है 17 जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उसमें हमारा ये पूरा लेक्चर कवर होगा। हर एक लेक्चर लगभग 2 से 3 घंटे का है, और कुल मिला के आपको 40 प्लस लेक्चर्स हैं, और 100 आवर्स में आपके पास 1500 घंटे हैं। मैं आपको 100 आवर में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा।
ठीक है। बीच में जो गैप्स हैं उसमें आपको पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है और रिव्यूज के लिए सबमिट करने हैं आपको आंसर, ठीक है। दिस इज एविडेंस बेस्ड अप्रोच फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीवाईक्यू बेस्ड है, ये हम आपको करवाएंगे, ठीक है। यानी कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को लेकर और हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप नोट्स प्रिपेयर करें। दिस इज कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड। तो अभी से लेकर कब तक, दिसंबर तक एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। इसमें देखोगे आप सारे सब्जेक्ट्स हमने इसमें एडजस्ट किए हुए हैं, जो जो यहां पे दिखा हुआ है, ओके। एवरीथिंग हैज बीन देयर एक्सेप्ट ऑप्शनल, ऑप्शनल आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके के क्लासेस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, वीडियो कॉल पे वीडियो आपका ओपन रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस ऐप के माध्यम से भी होगी, जूम का हमारा जो टूल है जूम कॉल से होगी, आपको शेयर किया जाएगा लिंक, यू विल गेट द डिटेल्स, यू विल गेट द पीडीएफ, एवरीथिंग। ऑलराइट, सो ज्वाइन द ट्राइब, आप भी आइए और ज्वाइन करिए विथ सच अ ग्रेट कम्युनिटी एंड विथ रेफरेंस टू दैट ये हमारा मेंस गाइडेंस का प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम जिसके बारे में आपके सामने बात करना चाहूंगा, ये मेंस गाइडेंस है। अगर आपने कभी भी एक बार प्रीलिम्स दिया होगा तो ये आपके लिए सबसे परफेक्ट प्रोग्राम है। अगर आपने दिसंबर तक मेंस रेडी होना है देन गो हेड एंड एनरोल नाउ, गो हेड एंड एनरोल नाउ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, मोबाइल ऐप से भी आप जाके इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। 17 तारीख से प्रोग्राम शुरू है। आपको नोट्स मिलेंगे, हाई वैल्यू नोट्स, हमारे जो पीवाईक्यू अस्त्रा है उसकी ई बुक्स भी मिलेंगी, आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और एडवांस राइटिंग आपका टेस्ट भी होगा इसमें। देन लाइव डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो 2025 का मेंस का पेपर आएगा हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन जीएस पेपर का ऐसे वगैरह नोट्स मिलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। टॉपर्स के आंसर के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ये सारी चीजें बहुत अच्छा। दूसरी चीज, जब भी इसको आप क्लिक करेंगे नीचे यहां पे आपको डेमो लिंक दिखाएगा, ओके। सो गो हेड एंड वॉच दैट डेमो लिंक। बहुत सारे एस्पिरेंट को होता है कि यार डेमो लिंक देख लें, डेमो क्लास देख लें, जाइए आप खुद देख लीजिए, नीचे क्लिक करिए, डेमो क्लास देख लीजिए कैसी है और ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट गाइज, काफी टेस्टिमोनियल्स भी दिए हुए हैं बच्चों के, जस्ट गो हेड एंड ज्वाइन इट। अच्छा, ये प्रोग्राम है टिल जनवरी तक प्रोग्राम है ये, उसके बाद खत्म। लेकिन अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं टिल मेंस, यानी कि प्री और मेंस पूरा नेक्स्ट ईयर मेंस तक का, तो ये हमारा 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड, मोस्ट पॉपुलर। तो आपको इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि एक तो ये 15 महीने की वैलिडिटी है, प्री के बाद तक भी है, और प्री भी हम इसमें कवर कराएंगे। दूसरा, ये चीजें तो होंगी ही होंगी आपकी, ये चीजें तो होंगी, उसके बाद हमारा 1-to-1 भी रहेगा, 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप। इस प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकते हैं और यहां पर डिस्काउंट कोड लगेगा UPSC 2026। ये कोड लगाएंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप आज एनरोल कर सकते हैं इसके लिए, ओके। 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप का मतलब क्या है, ये है, ठीक। ये ग्रुप मेंटोरशिप है, ऑलरेडी देख रहे हैं, ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल का, ये BSF के असिस्टेंट कमांडेंट हैं, ठीक है। एंड दिस गाय इज ऑल्सो ही हैज रिटन मेंस, ठीक है। तो 1-to-1 इसमें फायदा है हमारे, जो हम गाइडेंस प्रोग्राम 1-to-1 वाला है, जिसको हम MAGP कहते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड विच वन यू वांट टू, सो दो ऑप्शन आपके पास हैं, ओके। नाउ ये इंक्लूड होगा हमारे मेंस जो गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, पर्सनल कनेक्शन विथ मी, रियल टाइम गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, देन मेंस आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन भी 1-to-1 होगा, देन टाइम टेबल मैनेजमेंट, पीवाईक्यू अस्त्रा की प्री और मेंस की वीडियोस मिलेंगी आपको, पीवाईक्यू की रिकॉर्डेड, एंड देन देयर आर सो मेनी, मतलब दिस इज दी लाइक फुल प्रूफ strategy plan for UPSC CSE 2026 if you are a working professional. Alright, so for example, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिए, ये 6 महीने जो हैं आने वाले, ये आपके प्रिपरेशन में जान डाल देंगे अगर आपने जान डाल दिया तो, ओके। द फर्स्ट 6 months इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज को भी शुरुआत करने में भाई मतलब पेन तो होता ही है, मतलब थोड़ा सा तो लगेगा। आपकी हैबिट्स चेंज होंगे, आपकी टाइमिंग चेंज होगी, यू नो, कि आपके फूड हैबिट्स भी चेंज होते हैं, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज होंगी, सो ये तो टाइम लगता है। लेकिन दिस 6 months विल गिव यू रिवॉर्ड फॉर द लास्ट 2-3 months जो कि प्री वाले हैं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। हमने इसीलिए इसको डिवाइड किया था, ये फाउंडेशन फेज है जुलाई से सितंबर,
अक्टूबर से पूरा दिसंबर जो हमारा इंटेंसिव स्टडी फेज है, जान डाल देनी है इसमें। और ऑफिस में भाई मत बताना अपने कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हो गया मेंस रेडी, जनवरी तक हम लोग मेंस रेडी हो जाएंगे, जनवरी तक एकदम खत्म हम लोग कर देंगे उस प्रोग्राम के हिसाब से। प्रोग्राम जो था हमारा वो दिसंबर में खत्म हो रहा था, लेकिन ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम लोग जनवरी तक इसको ले जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ये हैं वो एग्जांपल्स जिन्होंने जॉब के साथ साथ यूपीएससी को क्रैक किया है। डॉक्टर नेहा राजपूत ऑलरेडी एमबीबीएस थी और जॉब कर रही थी हॉस्पिटल में, प्री निकल गया तो मेंस के लिए छुट्टी ले ली। आप भी कर सकते हो ऐसे, जॉब के साथ साथ प्री दिया है और निकल गया तो मेंस के लिए छुट्टी ले ली। वहीं पे मुदिता बंसल पहली बार में यूपीएससी, ये तीनों ने पहली बार में यूपीएससी क्रैक किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक किया है विथ नौकरी। ओके, सो इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, बट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो मुदिता बंसल पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया, इन्होंने भी नौकरी करती थी कॉर्पोरेट में, और अनिमेश प्रधान भी नौकरी करते थे पीएसयू में, और रैंक 2 आई है। ये इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं पूरे हिस्ट्री में इन यूपीएससी की फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 2 आ गई। ओके, सो इनकी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये गलतियां आप ना करें। नंबर 1, अगर आप देखेंगे डॉक्टर नेहा राजपूत का 25-26 साल की हैं और एमबीबीएस इनका बैकग्राउंड था, मुंबई में थी ये, और एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने अपना ऑप्शनल लिया। देखिए, एमबीबीएस कैंडिडेट के लिए नेक्स्ट टू मेडिकल साइंस जो ऑप्शनल है वो एंथ्रोपोलॉजी है, जिससे वो कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस ना लेके इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया और काफी अच्छा डिसीजन था और काफी स्कोर इनके आए थे, ठीक। फिर 2 चीजें कॉमन हैं मुदिता बंसल और अनिमेश प्रधान में, एक 23 साल के हैं, एक 24 साल के हैं, ठीक है। क्या कॉमन है? नंबर 1 देखिएगा, एनआईटी राउरकेला से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, लेकिन जब नौकरी में आए तो ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया। फिर जो मुदिता बंसल थी उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, लेकिन जब नौकरी में रही तो इन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया। क्यों? क्या रीजन था? यह रीजन था कि ये ऑप्शनल जो है वो एक तो छोटा है वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी है कि आप उस ऑप्शनल को अपने लेके तैयारी करें, या तो आपका बैकग्राउंड हो उसमें, या तो वो ऑप्शनल छोटा हो, कवर हो सके लेस टाइम में, और आपके जीएस से ओवरलैप हो। तो इन लोगों ने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया और जबरदस्त तरीके से काम किया, एंड देन दे स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, 250 से भी ऊपर मार्क्स स्कोर किया था ऑप्शनल में। और ये ऑप्शनल आपको हेल्प करेगा हमारी सोसाइटी में, हमारे एथिक्स में और हमारे एसए के पेपर में, और हेल्प किया है और उन्होंने स्कोर भी किया है। मैं आपको मुदिता बंसल और इसकी अनिमेश प्रधान की कॉपी दिखाता हूं, ठीक है। एक और टॉपर हैं जिनको इस साल ऑल इंडिया रैंक 8 मिली है, ठीक है, मिस्टर झा। ये भी वर्किंग प्रोफेशनल थे, ये कोल्हापुर में एक असिस्टेंट मैनेजर थे एचपीसीएल गैस सिटी में। इनको लगभग 7 साल का तजुर्बा था और यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। इनकी 5वें अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर हुआ है, इस रैंक पे ये आए हुए हैं। ये इनका कहना था कि इट्स नॉट एन ईजी, मतलब आसान तो नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको आसान नहीं है, लेकिन हर दिन मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था। जब भी मैं ऑफिस से घर आता था तो मैंने एग्जाम से पहले ठीक 1 महीने पहले मैंने ऑफिस से लीव ले ली थी, ताकि मैं अपने प्रिपरेशन को टाइम दे सकूं। और मेरी सारी की प्रिपरेशन लगभग हुई है वीक ऑफ्स में। जितनी भी प्रिपरेशन मेरी हुई है वो मैंने वीकेंड में ली है, सैटरडे संडे। कितने घंटे देते थे वो? ये देते थे लगभग 12 से 14 घंटे अपने सैटरडे और संडे के टाइम पे। और उस टाइम पर उन्होंने मॉक टेस्ट लगाए, काफी मॉक टेस्ट, देन पीवाईक्यूज के टेस्ट लगाए थे, जिससे इनकी प्रिपरेशन काफी इनहैंस हुई। साथ ही में रिवीजन और कंसिस्टेंसी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया इनके जर्नी में। और मतलब कॉफी ब्रेक्स एंड हिज स्ट्रेस बूस्टर कुड अफेक्ट द रीजनल माइंडसेट एंड ऑल। सो आसान तो नहीं है। देखिए, इन्होंने क्रैक किया है तो इन्होंने बता रहे हैं इनकी जर्नी क्या है। मैं आपको कुछ रियलिटी से रूबरू करा देता हूं, ठीक है। ये ब्रूटल रियलिटी है, बट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हु योर कॉम्पिटिटर इज, ऑलराइट। ये डेटा है 2024 के जो टॉपर्स हैं उनकी जो लिस्ट है। ये डेटा क्या कहता है? ये डेटा कि टॉप 25 में से 13 कैंडिडेट, यानी कि टॉप 25 में से 13 कैंडिडेट यूपीएससी टॉपर वो रहे हैं जिन्होंने, जो रिपीटर्स हैं, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है यूपीएससी में। यूपीएससी सीएससी में लगभग 283 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि फाइनल लिस्ट में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं, यानी कि 28% ऑफ दिस ईयर्स मेरिट लिस्ट 283 कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी 2020 से लेकर 2023 में क्रैक कर लिया है,
वो लोग 283 कैंडिडेट हैं। 166 रिपीटर्स आर फ्रेश फ्रॉम 2023 बैच शोइंग द अपग्रेड इन द सर्विसेज। आउट ऑफ 283 166 कैंडिडेट ऐसे थे जो सेलेक्ट हुए इस साल, वो पिछले साल के बैच से आए हैं 166। सो यू अंडरस्टैंड द कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई। ऑलरेडी उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी उन लोगों के पास इतनी नॉलेज है, सब कुछ बना हुआ है, बस उनको एक मौके की तलाश थी, फिर से लिखने की तलाश थी। स्मॉल नंबर ऑफ रिटर्न फ्रॉम देखिए 2022 से 116, 2021 से 35 कैंडिडेट और 2020 से 24 के मोस्ट ऑफिसर सेटल्ड इन ट्रेनिंग में। 34 रिपीटर लैंडेड इन टॉप 100 दिस ईयर। 82% of the repeater had one previous appearance, only 52 showed up for the third and fourth time. Takeaway क्या है? Reattempts are common for IAS, IFS Dream, home cadre goals. Newcomer competes with seasoned officer, so strategy plus practice matters. अब समझ में आ रहा है? So ये है आपके रियलिटी, और इस रियलिटी से मैं चाहता हूं कि आप फेस करें और देखें इसको, और वैसे ही, क्योंकि एग्जाम जो है वो इसी तरीके से रियलिटी के साथ फेस किया जाता है, बबल बर्स्ट से नहीं होता है, ग्लास सीलिंग से नहीं होता है। अब देखिए, जो मुदिता थी, याद है हमने डिस्कस किया था। अब मार्कशीट देखते हैं। ये जो है ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद मार्कशीट देखेंगे। ये ट्रेंड है। ट्रेंड क्या कह रहा है कि कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर हम प्रायोरिटी पे फोकस करें। अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डेटा से नहीं समझ रहा है, तो फिर वो गलती कर रहा है, वो उसका एग्जाम नहीं होने वाला। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि यूपीएससी का जीएस पेपर 1 जो है, जिसमें कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? ये 2 सेगमेंट हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना है। कौन कौन सी? इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। मैक्सिमम क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम जीएस पेपर 1। व्हाई नॉट वी शुड फोकस मोर ऑन दीज सब्जेक्ट्स रादर देन फोकसिंग ऑन कल्चर, मॉडर्न वर्ल्ड एंड ऑल। We will focus, but more time we will spend here. Simultaneously, when you will look GS paper 2 में पॉलिटी का 100 एवरेज 100 कितने में से? 250 में से ऑलमोस्ट एवरेज आ रहा है 126। 126 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट पॉलिटी, यानी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो देख रहे हो आप, यही कुछ चीजें टॉपर्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं और फिर उनके रिजल्ट में दिख जाता है। क्या दिखता है? ध्यान से देखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सबसे ज्यादा स्कोर है 115। ये अनिमेश प्रधान की कॉपी है। जनरल स्टडीज में सबसे 127 मार्क्स हैं। तीनों जीएस में से सबसे ज्यादा, एक जीएस में 109, 103 और इसमें से 127, फिर इसमें से भी 103, 108, इसमें 127। मैंने आपको क्या कहा था? एथिक्स, ये देखिए, एथिक्स 128, एथिक्स 134, ठीक है, ऐसे 98, ऐसे 133। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि यार मेरा को टाइम के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। तो आप समझ रहे हो ना? तो आपको मिनिमम 1000 मार्क्स लेकर आने हैं, इंटरव्यू इंक्लूडिंग, इनका भी इतना ही लगभग था। ऑलराइट गाइस, सो ये लोग करते क्या हैं, किस तरीके से ये लोग अपने आंसर्स को लिखते हैं, कैसे पढ़ाई का तरीका क्या होता है इनका? तो नंबर 1, इन्होंने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा। अब इन्होंने देखा पीवाईक्यू। क्या देखा? मेंस का पीवाईक्यू देखा। तो 2015 से लेकर 16, 18, 19, 21, 22 और 24 क्वेश्चंस आए हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ठीक, ये हमारे L1 नोट्स हैं पीवाईक्यू मेंस अस्त्रा के। ठीक, इन्होंने क्या किया? ये थीम को देखा कि अच्छा जी, ये क्या क्या क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से पूछा है। ठीक है, एक बार पूछा है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन्स माइग्रेशन, एक बार पूछा है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, एक बार पूछ रहा है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल आइडेंटिटी, देन कल्चरल होमोजेनाइजेशन, देन इंपैक्ट ऑन वुमेन एज वेल। 15 में, 24 में रिपीट कर दिया था। अब करना क्या है इसको? ध्यान से देखिएगा। अब ये ऐसे कर लेंगे, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूरा लिख लिया हमने, सिलेबस लिख लिया, टॉपिक लिख लिया। अब ये देखिए, ये आए हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्या आए हैं? फिर से हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब इन क्वेश्चन पे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन प्लूरलिज्म, विमेन्स माइग्रेशन, टेक एंड रिसोर्सेज, मैनेजमेंट, कल्चर, होमोजेनाइजेशन। अब भाई आप इस पे नोट्स बनाइए। ठीक है, अब आप इसकी नोट्स प्रिपेयर करिए, देखिए कितना एग्जाम ओरिएंटेड, एविडेंस ओरिएंटेड और अप्रोच आपकी सब सही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए,
ये नोट्स हैं। अब इस टॉपर ने, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, इस टॉपर ने वही किया है जो मैं आपको बता रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने ग्लोबल इज लोकल, ठीक, क्या चैलेंजेस हैं, डेटा मेंशन कर दिया है यहाँ पे, स्कीम मेंशन कर दिया है कि फलाने की रिपोर्ट क्या कहती है, इनकी रिपोर्ट क्या कहती है ग्लोबलाइजेशन पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है कि किसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक, एक फैक्चुअल डेफिनेशन लिखी है। फिर लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसका अफेक्ट क्या हो रहा है लैंग्वेज पे, फैमिली पे, हमारे आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक, फिर चेंज क्या क्या हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल इज लोकल या लोकल इन ग्लोबल क्या क्या है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भारत मैट्रिमोनी, रिलीजन। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी कैन राइट जो इन्होंने लिखा हुआ है। यहां देखिए ये क्या लिखा है इन्होंने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक थीम है। ठीक है, कि क्या क्या डाइवर्सिटी है, क्या इंपैक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन हमारी डाइवर्सिटी को। तो इन्होंने क्या लिखा है, डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कास्ट, क्रीड। ठीक है, हर चीज की डाइवर्सिटी है। फिर कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बाणी बदले। यू डोंट हैव टू राइट दिस बट यू कैन जस्ट रिमेंबर, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में इसको। डाइवर्सिटी का डेटा क्या है, ठीक है, 700 ट्राइब्स हैं, 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स हैं, लगभग 1500 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है इंक्लूडिंग रीजनल, इंडिया एज थाली। ठीक है, आप उसको सोच के देखिए। देन डाइवर्सिटी डिविडेंड क्या होता है, ऑलराइट, देन बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी। सो दीज यहाँ पे इन्होंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सो एड्रेस दीज थिंग, आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये देखिए सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, सोसाइटी का और हमारे जीएस का भी पार्ट है सेक्युलरिज्म। ठीक, तो क्या लिखा है इन्होंने, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कंक्लूजन में मैं क्या डाल सकती हूँ यहाँ पे। उसके बाद लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म में कहाँ कहाँ क्या क्या बात करता है, प्रियम्बल में आर्टिकल ये आर्टिकल, फिर डीपीएसपी में। फिर उसके बाद थ्रेट्स क्या है सेक्युलरिज्म को, कॉम्पिटिटिव, फिर रेडिकलाइजेशन है। देन दीज आर फ्यू रिपोर्ट्स विच टॉक्स अबाउट दी सेक्युलरिज्म स्टेटस इन इंडिया, पॉजिटिव है या नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। ऑलराइट, तो ऐसे नोट्स अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो हम एग्जाम ओरिएंटेड जा सकते हैं। ठीक है गाइज, ये हमारे प्री का क्वेश्चन है। प्री में अगर आप देखोगे ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पे डाले हैं, हमें लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक क्या है, ये प्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इस एग्जाम को कुछ लॉजिक के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ एनालिसिस के साथ, कुछ स्मार्ट वर्क और कुछ हार्ड वर्क के साथ क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हैं। 4 एग्जाम्पल में मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, क्या बता रहा पूछ रहा है यहाँ पे, देखिएगा। सम स्पीशीज, सम मशरूम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ये भी कुछ सम वाला ही है, लेकिन ये क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमॉन्ग देम। देखिए ये सारी जो चीजें हैं ना, ये लॉजिकल रीजनिंग वाली हैं। ठीक, तो इनका जो आंसर अगर आप देखोगे, सब में कहीं ना कहीं एक ऐसा आंसर होगा जहां पर इन तीनों, ये सारे आंसर करेक्ट हैं। देखो जैसे कि इसका सारा आंसर करेक्ट है, डी 1 2 3 4, ऑल द 3, ओके, देन ऑल द 3, देन ऑल द 3। देयर इज अ लॉजिक टू इट। ठीक है, इस साल भी 2025 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, देयर इज अ लॉजिक टू इट, क्योंकि सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सम मशरूम साइकोएक्टिव, सम इंसेक्टिसाइडल, सम बायोलुमिनेसेंट। तो होंगे ही होंगे ना, कुछ तो ऐसे मशरूम होंगे जिनके सारे, हमने सारे मशरूम की प्रजातियां तो देखी नहीं है, आपने भी नहीं देखी, मैंने भी देखी, लेकिन होती हैं ऐसी सारी चीजें, तो भाई आप टिक कर दोगे। दिस इज द अप्रोच हम प्री में लेकर चलते हैं। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी दिखा रहा हूं, 2020 में, 21 में, 22 में किस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करना है, प्री ओरिएंटेड। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नंबर 1 देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या क्वेश्चन है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करिए, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करिए। मतलब कि आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो क्रोनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही क्रोनोलॉजी क्या है, 2413, यानी कि पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा हुआ अंडर महेंद्र वर्मन 1, उसके बाद पाल डायनेस्टी फाउंड की बाय गोपाला, उसके बाद राइज ऑफ प्रतिहार एंड किंग भोज, उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोल एंड कंटका 1। तो आप भी इस तरीके से नोट्स बनाओ ना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। फिर ये देखिए 2021 में, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन अर्ली 7th century, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया।
ठीक है। तो किसी किंग के डिक्लाइन से, किसी के राइज होने से पहले 7वीं शताब्दी में कौन कौन सी किंगडम जो पावर होल्ड करके रखी थी? 1 3 4 6, 1 3 4 6, ठीक है। कहने का मतलब ये, क्रोनोलॉजी याद करिए, क्रोनोलॉजी से सवाल आ रहे हैं और इट इज नॉट ईजी नहीं है याद करना, हमें फ्रेम करना पड़ता है। अब ये देखिए, हाउ मेनी ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच्ड, ये किंग है और ये उनकी डायनेस्टी है, ठीक, प्री ओरिएंटेड है ये किंग, ये उनकी डायनेस्टी, तो इसमें से ननुका सही है और नागाभट्टा सही है, बाकी गलत है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे भोज है, भोज जो है वो परमार डायनेस्टी के हैं, और यहां पर भी एक भोज का आया था, ये राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज। देयर आर सम सिमिलैरिटीज टू इट, देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर, रिकॉल, रिवाइज एंड रिपीट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे, डायनेस्टिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग किंग्स, देयर डायनेस्टीज, देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये हमें देखना है, और फिर उनकी क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डीलिंग विथ राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टी, ये सब हम करते हैं अपने सेशन में, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सैंपल, ऑलराइट। ये किताबें हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये बुक लिस्ट है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकती हैं यहाँ से, और ये हम आपको दे भी देंगे। इसमें कोई बुक लिस्ट वही है जो आज से पहले थी, ठीक है। हमारी मार्गदर्शन आईएएस की कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ ई बुक्स हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, करंट अपडेटेड, ऑलराइट। ये आपका टाइम टेबल, इफ यू वांटेड टू स्टडी, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो ये टाइम टेबल काइंड ऑफ है डेली का, कि पॉलिटी ये है, इकोनॉमी ये है, डेली लगभग 30 दिन का है, ये 40 दिन का है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डेली क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। साइड सेलिएंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फिर रिवीजन है, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऐसे करके डेली टाइम टेबल है। यहाँ पे ये इकोनॉमी का है, तो यू कैन लाइक डेली आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अदरवाइज जब आप प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो हम लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना, दैट्स इट, फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम अपने इस एग्जाम को कैसे लेकर चलेंगे, किस ओरिएंटेड लेकर चलेंगे। बहरहाल हमारा प्रोग्राम है जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से किस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। वी विल बी देयर, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहां से हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव क्लिक दिस वीडियो और आपने यहां तक देख लिया है, सो आई एम सेइंग कि यू आर वेरी वेरी सीरियस कैंडिडेट एंड नाउ एस्पायर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो कमेंट में कर दीजिएगा कि जय हिंद, हम जीतेंगे, एंड मुझे ऐसा लग जाएगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच, एंड नौकरी भी है और साथ में तैयारी भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।